हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम हमारे केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हमको मेनली क्या डिस्कस करना है, हमको मेनली डिस्कस करना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके बाद हमको डिस्कस करना है आरएमएस इक्वेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, जिसमें जो रेट लो था उसमें एक रिएक्टेंट की पावर 1 है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, रेट इक्वल टू के इंटू ए। तो इसमें रिएक्टेंट की पावर कितनी है, 1 है। तो ऑर्डर क्या हो जाता था इसका, 1। बट यहां हम बोल रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो मीन्स फेक ना, सूडो मीन्स झूठा, मीन्स they are not actually first order reaction but behaves like first order reaction with some certain condition। ये क्या है, ये इस टाइप की रिएक्शन है जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है कभी भी। ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट बिहेव कैसे करती है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे करती है कुछ सर्टेन कंडीशन के अंडर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 O11। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना है। मीडियम में हम लोग ले लेते हैं एसिड, एसिडिक मीडियम है। तो जब शुगर ब्रेक होगी, शुगर का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट में मिलेगा हमको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो सेम होता है C6H12O6। और फ्रुक्टोज का भी क्या होता है, सेम होता है C6H12O6। ठीक है, सपोज हमारे पास जो शुगर है वो है 0.01 मोल। कितनी शुगर है हमारे पास, 0.01 मोल। और इफ हमने वाटर लिया है 10 मोल, वाटर कितना लिया, 10 मोल। हमको पता है जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से इतना समझ आ रहा है कि इफ इसका शुगर का 1 मोल यूज होगा तो वाटर भी कितना मोल यूज होगा, 1 मोल यूज होगा। तो शुगर हमारे पास है कितनी, 0.01। इसकी कंप्लीट रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो शुगर कितनी यूज हो सकती है, 0.01 मोल। तो वाटर भी कितना यूज होगा, 0.01 मोल। तो बच कितना जाएगा, 9.99 मोल, जो अप्रोक्सीमेट कितना है, अप्रोक्सीमेट 10 मोल के ही इक्वल है। तो क्या इस वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया है, देखा जाए तो कोई चेंज नहीं आया। अप्रोक्सीमेटली कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, कांस्टेंट है। और ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो। ये बाय चांस हो भी जाए तो हमारे पास वाटर कितना बच गया, 9.99 मोल। तो हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में हमारे पास 10 था, अभी 9.99 मोल है। तो मतलब हमारे जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगी। तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हमने सोचा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, क्या क्या है यहाँ पे, हमारा शुगर और साथ में क्या लिखा हमने, वाटर। बट हमको पता चला कि वाटर हमारा क्या, वाटर हमारा एक्सेस में, इसकी कंसंट्रेशन में अप्रोक्सीमेट चेंज कितना होगा, 0 होगा। इसमें अप्रोक्सीमेट कोई चेंज होगा ही नहीं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कांस्टेंट हो गया है। तो जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ये कांस्टेंट जब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। सपोज उस कांस्टेंट को मैं नेम दे देता हूं K डैश C12H22O11 रेट। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन में देखो कितना रिएक्टेंट है, अब ओनली 1 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बट एक्चुअली में तो 1 नहीं थी। एक्चुअली में तो जो हमारा रेट था वो इस पे भी डिपेंड करना था और इस पे भी डिपेंड करना था। एक्चुअली में तो रेट वाटर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और शुगर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। बट वाटर क्या है, एक्सेस में है। और कोई चीज एक्सेस में और थोड़ा बहुत हम यूज कर ले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या हो गया, ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, K डैश इक्वल टू लिख सकते हो आप साइड में, K डैश इक्वल टू क्या होगा, K इंटू
H2। ठीक है, ऐसे सूडो सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, सूडो थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, सूडो फोर्थ। ठीक है, कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, तुमको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट इक्वल टू K A टू द पावर 2 B टू द पावर 3, और उसने बोल दिया है कि A इन एक्सेस, A बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक रेट का फॉर्मूला लिखा है तुमको, रेट लो का, रेट इक्वल टू K A टू द पावर 2 B टू द पावर 3 और A एक्सेस में। तो A एक्सेस में होने का मतलब क्या है? A की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, मतलब A स्क्वायर भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे लिए? कांस्टेंट होगी है। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया? K डैश इनटू B क्यूब। तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? They are actually higher order reaction but behaves like lower order। और फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, they are actually not first order reaction but behaves like first order। चलो डेफिनेशन देख लो, a reaction which is not truly of first order but under certain conditions behaves as first order reaction is known as first order reaction। In this type of reaction one reactant is present in excess। इसमें एक रिएक्टेंट क्या होता है हमारा? हमेशा एक्सेस से प्रेजेंट होता है। अब हमको पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब कोई रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, नहीं, रिएक्टेंट फर्स्ट किस में चेंज होता है? इंटरमीडिएट में चेंज होता है, देन वो इंटरमीडिएट जो है वो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारी स्टेज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट। और उसी स्टेज को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मतलब एक हमारा रिएक्टेंट है, एक हमारा प्रोडक्ट है, और इसके बीच में बहुत सारी स्टेज है। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसके पहले वो किस में चेंज हो रहा है? इंटरमीडिएट में। और जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी हाईएस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बच्चों देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल ना, एक्टिवेशन एनर्जी वैसे तो आपने क्लास 11 में पढ़ी है, फिर भी एक एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको जब चाय बनानी है, ठीक है, तो हमने एक बर्तन लिया, उसमें दूध डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, ठीक है, और उसको गैस के ऊपर रख दिया। क्या चाय बन जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बनेगी। हमने उसको एनर्जी दी ही नहीं, हमने उसको हीट नहीं किया। तो फर्स्ट क्या है? हमको कुछ एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारी रिएक्शन क्या होने वाली है? स्टार्ट होने वाली है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि दूध, चाय और चाय पत्ती और चीनी डालने से चाय बन जाए। तो फर्स्ट हमको क्या करना है? कुछ एनर्जी देनी। तो होगा क्या? उसको एनर्जी मिलेगी। और आपने दूध की चाय बनती हुए देखा होगा ना, मम्मी जब चाय बनाती हुई बनते हुए देखा होगा, होता है क्या है? वो धीरे धीरे क्या होता है? उफान आता है उसमें ना, वो धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ आता है। और एक स्टेज के बाद जब वो ऊपर आ जाता है तो हम या तो वो अपने आप ब्रेक हो जाता है और नीचे गिर जाता है, या हम गैस को धीरे धीरे कम कर देते हैं और वो क्या हो जाता है? ब्रेक होके नीचे गिर जाता है। तो रिएक्शन भी कुछ इसी टाइप से, हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में इंटरमीडिएट बनता है। जब तुमने चाय पत्ती, चीनी और सब मिक्स कर दिया, तो चाय बनने से पहले की जो स्टेज है वो हमारे लिए क्या है? इंटरमीडिएट है। ऐसा नहीं था ना डायरेक्ट चाय बन गई। ठीक है, तो चलो ग्राफ से समझते हैं इसको। एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाता हूं मैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब बच्चों एनर्जी तो आप सब लोग समझते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्शन कहां पे है? मतलब रिएक्शन में क्या है? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। इसको या बोल सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसकी जगह क्या बोल सकते हो? रिएक्शन कोऑर्डिनेट की जगह प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको समझ आ रहा होगा रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या होती है। रिएक्शन में स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट होता है और फाइनली वो किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब इसको हमारे जो एग्जांपल है उससे रिलेट करते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। हमने बोला कि हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट का कुछ मास है ना, और हमको पता है जिस भी ऑब्जेक्ट में कुछ मास होता है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती ही है। तो रिएक्टेंट के पास इनिशियली हमारे पास कुछ एनर्जी थी, तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग में मेरे पास था रिएक्टेंट और उसके पास एनर्जी कुछ इतनी थी,
यहाँ पे उसको डिनोट करो। ठीक है, एनर्जी कितनी है, ये गैप है, तो ये जो एनर्जी का गैप है इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ER से। ER मींस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फिर हमने बताया जब हम चाय बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। कोई भी रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत होती है, और जब उसको हीट मिलती है तो वो क्या होता है, ऊपर जाता है। जब उसको हीट मिलेगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही जब ये रिएक्टेंट है, इसको एनर्जी मिलती है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक फिक्स जगह जाती है। ठीक है, जहां हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद वो वापस ब्रेक होके किसमें चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। फिर से वो ब्रेक होता है, जैसे हम चाय बनाते हैं, एक बार तो ऊपर आता है, फिर वो ब्रेक होता है, और फिर हमारी चाय बन जाती है। तो सेम यहां से क्या होगा, फिर से वो नीचे आ जाएगी। तो मान लो यहां बन गया हमारा प्रोडक्ट, तो ये जो एनर्जी का गैप है इसको हम डिनोट करेंगे EP से। ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट एनर्जी। यहां पे हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या बन गया है, प्रोडक्ट। समझे बच्चों, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या है, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी में जो चेंजेस हैं हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। समझ लो, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी में जो चेंज हुआ हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जब चाय बनाते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर हीट की जरूरत होती है। एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए, रिएक्शन की बात करें, रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां से रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में जाना है तो यहां तक का जंप लगाना होगा, उसको इस रास्ते से जाना होगा। मतलब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो है, बट हमको चाहिए कितनी, हमको ये एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो, जब यहां से हमको प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो ये बीच में पहाड़ है, तो ये चढ़ के जाना पड़ेगा, तो हमको इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं EP से। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए वो हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट कभी भी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो होती ही नहीं है, वरना वो रिएक्टेंट क्यों रहता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है। समझ रहे हो बात को, कभी भी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होती नहीं, तो वो एनर्जी आएगी कहां से, वो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो देखो रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी थी, इतनी, और चाहिए कितनी, इतनी। तो कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, ये जो एनर्जी का गैप है, यहां तक तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है और इतनी चाहिए, तो मतलब ये जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और हमारा जो हमको यहां तक जाना है। ठीक है, तो ये जो गैप है जिसको हमको फिल करना होगा, ये एनर्जी हमको सप्लाई करनी होगी, तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। डिनोट करते हैं EA से। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, the additional amount of energy which should be added in reactant to change in product or to achieve the activated complex। हमने बताया था ना, जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो ये बीच में सारी स्टेज क्या है, ये बीच में सारी की स्टेज क्या है, ये बीच में सारी स्टेज इंटरमीडिएट है, और जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या है, यहाँ हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है, ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी हो किसके इक्वल होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की। ठीक है, क्योंकि यही तो एनर्जी किसकी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करनी पड़ी, वो क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। समझे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच शुड बी एडेड इन रिएक्टेंट सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो चलो इक्वेशंस बताते हैं। ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास हमारी एनर्जी कितनी चाहिए, हमको ET चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए,
बट इतनी तो पहले से है हमारे पास, हमको ऐड कितना करना है, बस ये ऐड करना है। मतलब ईटी में से ईआर तो हमारे पास पहले से है, बस ये वाला पार्ट ऐड करना है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटी माइनस ईआर। समझे बच्चों ना, बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। जितनी मिनिमम होनी चाहिए वो तो थ्रेशोल्ड है, बट पहले से हमारे पास कुछ होती है, तो जो ऐड कर रहे हैं वो हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमको मूवी देखने जाना है, ठीक है। मेरे पास मान लो 50 रुपए, ठीक है। मेरे पास कितना है, 50 रुपए। मैं रिएक्टेंट हूं, मेरी एनर्जी मान लो 50 रुपए, ठीक है। पर मूवी की टिकट है 100 रुपए। मूवी की टिकट कितनी है, मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 50 है। टिकट के कितने हैं, टिकट का 100 रुपीज। तो क्या मैं मूवी देख सकता हूं, नहीं, मेरे पास उतनी एनर्जी है नहीं। तो मुझे कोई कुछ पैसा देगा, कोई कुछ एनर्जी देगा, तो मैं जाके मूवी देख सकता हूं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है, क्योंकि मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम हमको 100 रुपीज चाहिए, तभी हम मूवी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कितना ऐड करेगा कोई कि मैं जाके मूवी देख लूं। मेरे पास 50 है, मुझे 50 कोई और दे दे। मान लो मेरे पास 50 नहीं, मेरे पास मान लो 60 है, चलो ठीक है। तो मुझे और कितना चाहिए, मुझे चाहिए 40 रुपीज ना। तो जो 40 ऐड करना पड़ेगा वो क्या है हमारी, वो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कितनी होगी, 40 होगी। समझे बात। तो ईटी में से जब हमारे पास रिएक्टेंट की जो एनर्जी उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आ रहा होगा ना। चलो इस ग्राफ में और स्टडी करते हैं। अब इस ग्राफ को देखते हुए हम ये प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं, प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो है या फिर एंडो। चलो देखो, जब हम रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गए हैं, जब रिएक्टेंट से हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गए तो हमने कुछ एनर्जी ऐड की। कितनी एनर्जी ऐड की, इतनी एनर्जी ऐड की। तो मान लो ये कुछ वैल्यू है। और जब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट की तरफ गए तो हमने क्या किया, एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। हमने एनर्जी क्या की, रिलीज की। कितनी एनर्जी रिलीज कर दी, इतनी एनर्जी हमने रिलीज कर दी। एब्जॉर्ब कितनी थी, इतनी। रिलीज की किया ज्यादा, मतलब हमने एब्जॉर्ब तो कम की बट एनर्जी रिलीज क्या की, ज्यादा की। सपोज हमने एनर्जी एब्जॉर्ब की 40 जूल और रिलीज की 50 जूल, तो नेट काम क्या किया हमने, नेट हमने एनर्जी रिलीज की। नेट हमने एनर्जी का क्या किया, रिलीज किया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन कैसी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो ग्राफ है ये किस टाइप की रिएक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये ग्राफ किसका है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अच्छा बात करें इसकी एंथैल्पी की। एक्सोथर्मिक में एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। चलो देखो हमारे पास स्टार्टिंग में, अच्छा ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी एनर्जी, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, रिएक्टेंट था, और मतलब रिएक्टेंट में एनर्जी थी इतनी, और फाइनली हमारे पास क्या है, अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एनर्जी है इतनी। तो हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी क्या हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको याद हो गया, डेल्टा एच कैसे फाइंड करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, इनिशियली हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट ना। तो ईपी माइनस ईआर, तो ये ईपी क्या है, ईपी की वैल्यू छोटी है, ईआर की वैल्यू बड़ी है, तो डेल्टा एच कैसा आ गया हमारे पास, डेल्टा एच आ गया नेगेटिव। यहां से भी हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसी है हमारी, एक्सोथर्मिक है। अच्छा मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एनर्जी और एंथैल्पी अप्रोक्सीमेट सेम जैसा है। एनर्जी तो कुछ किसी की भी हो सकती है, बट एंथैल्पी ऑलवेज पर मोल के लिए डिफाइन है। इफ हम 1 मोल के लिए डिफाइन करें तो वो क्या है, एंथैल्पी है। और इसके अलावा कभी भी डिफाइन करें, मान लो 2 पार्टिकल के लिए डिफाइन किया, 5 मोल के लिए डिफाइन की, वो क्या है, एनर्जी। पर इफ पर मोल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंथैल्पी, ठीक है। तो हम रिएक्शन हमेशा मोल्स में डील करते हैं, तो हम लोग हमेशा एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी एंथैल्पी क्या हुई है, रिलीज हुई है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक का ग्राफ। तो अब बताओ एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा, इसको ऑब्जर्व करो और सोचो कि एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा। एंडोथर्मिक में क्या होनी चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या होनी चाहिए,
ज्यादा होनी चाहिए रिएक्टेंट से। चलो बनाते हैं। अब हम एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बनाते हैं, किसके वर्सेस, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास स्टार्टिंग में था रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है उसमें कुछ मास है, उसकी कुछ एनर्जी होगी। फिर हमको क्या करना है, उसको एनर्जी देनी है ताकि वो क्या बने, हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने। ये पहुंच गया मान लो यहां, ठीक है। अब क्या होगा, अब वापस से ये किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। बट प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, ये कहीं ऊपर ही रह जाएगा मान लो यहाँ पर। तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अच्छा बताओ, ये यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट है, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ER ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को EP। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ना, और इसकी जो एनर्जी है उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, ET से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से जो यहाँ की एनर्जी का गैप है, यही क्या है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ऐड कितना करना पड़ा, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी हमारे पास और थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, तो गैप ये हो गया, तो यहाँ ये एनर्जी ऐड करनी पड़ी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बट यहाँ देखो, जब ये रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ है तो इतनी एनर्जी इसने क्या की, एब्जॉर्ब की। बट जब क्या हुआ, जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो इसने इतनी एनर्जी क्या की, रिलीज की। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्ट, देखो बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, क्यों, एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी, एब्जॉर्ब करने से। और बाकी हमको ही पता है, जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट जब हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जब बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ती है। तो देखो सप्लाई तो हमने ज्यादा की, यहाँ रिएक्टेंट था, यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, यहाँ तक जाना था, सप्लाई हमने ज्यादा की, जबकि रिलीज कम हुआ। ये समझ रहे हो ना, रिएक्टेंट से जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाना है, तो मान लो तुमको एनर्जी देनी थी 50, ठीक है। यहां से यहां जाए तो एनर्जी कितनी देनी थी, 50, और यहां से जब यहां वापस आए तो एनर्जी कितनी देनी है, मान लो तुम्हें 30। तो एक्चुअली सॉरी, एनर्जी रिलीज कितनी हुई, 30। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 20 एनर्जी क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। तो मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलो डेल्टा एच से भी देख लेते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, EP माइनस ER। इसको आप HP माइनस HR भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हम लोग एनर्जी के साथ डील कर लेते हैं, क्योंकि हम मैंने मान रखा है मोल कितना है, 1। चलो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है। तो बड़े में से जब छोटा माइनस करेंगे तो क्वांटिटी कैसे मिलेगी हमको, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। चलो ये हमने जो भी ग्राफ देखे दोनों, वो क्या थे, दोनों ग्राफ हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन थे, ठीक है, जिसमें रिएक्शन ओनली किस तरफ जा रही थी, रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड की तरफ जा रही थी। यहां हमारा रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा। तो हमने जो ग्राफ देखे हैं वो किसके लिए देखे हैं, हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ देखे हैं, जहां पे रिएक्टेंट ओनली किस में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। हम ऐसी रिएक्शन देख रहे थे जिसमें रिएक्टेंट क्या हो रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। अब हमको देखना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ। रिवर्सिबल मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट भी किस में चेंज होगा, रिएक्टेंट में चेंज होगा। इसमें टाइम दोनों रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टेंट भी सेम टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट सेम टाइम में किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। चलो इसके लिए हम फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक। आप एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। मैं किसके लिए बना रहा हूं, फर्स्ट एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है। डेल्टा एच कैसा होता है, डेल्टा एच होता है नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या होती है, कम होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे एक्सोथर्मिक का मीनिंग है। चलो इसका ग्राफ देखते हैं।
ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे हम? ग्राफ बनाएंगे हम एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जैसे प्रोग्रेस हो रही है। तो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं स्टार्टिंग में, उसकी कुछ एनर्जी होती है, फिर हम उसमें कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करते हैं ताकि वो किसमें चेंज हो जाए, हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। और वो जो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है तो हमको क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। पर इस टाइम ध्यान देना, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है तो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होनी चाहिए, मतलब ये ग्राफ थोड़ा नीचे जाए। ठीक है, चलो थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इस बार। चलो जी, तो ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। इसको हम, इस एनर्जी को ER से डिनोट करते हैं, इसको हम EP से, इसको इस एनर्जी को हम ER से डिनोट करते हैं, इस एनर्जी को हम ER से डिनोट करते हैं, और इस एनर्जी को हम EP से डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं, अच्छा इस रिएक्शन में भी लॉजिक है, ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी जा रही है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी आ रही है। मतलब इसमें क्या होगी? दो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और एक होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड में भी जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारी बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। ये हमारा रिएक्टेंट है, इफ हमको प्रोडक्ट में जाना है तो यहां से पहले कहां जाना होगा? यहां पे। तो कितनी एनर्जी ऐड करनी है? ये एनर्जी ऐड करनी है। जब फॉरवर्ड में जाना है तो इतनी एनर्जी हमको क्या करनी है? ऐड करनी है। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी EAF। EAF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इफ हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, प्रोडक्ट से कहां आना है? रिएक्टेंट की तरफ, तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए? यहां है प्रोडक्ट और हमको जाना है यहां तक ना, तो ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है और यहां तक जाना है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? EAB। ये भी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है, बैकवर्ड की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। मतलब अल्टीमेटली एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। हम रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो कम एनर्जी लग रही है, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे हैं तो एनर्जी क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। मतलब ओवरऑल इस फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग जाएं तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा डेल्टा H का एक नया फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा H इक्वल टू EAF माइनस EAB। मतलब इफ हम फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगी? एंथैल्पी मिल जाएगी। समझो कैसे? ये हमारी है, इफ इसमें से हम ये वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यही तो बचेगा, और एक्चुअली यही तो हमारा डेल्टा H है। ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, इनका डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा H होता है। समझ रहे? ये इस वाले में से ये पार्ट माइनस कर दें तो ये पार्ट बचा। ठीक है, अब प्लस माइनस का मत ध्यान दें, ठीक है, साइन का, बट ये पार्ट बचा। और ये पार्ट क्या एक्चुअल में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का माइनस, जो क्या होता है? डेल्टा H। तो डेल्टा H का नया फॉर्मूला सुन लो, EAF माइनस EAB। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से आप बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा H। सेम आप ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। एक बनाने बना तो एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये तो हमारी, ये आपकी क्या होगी? ये फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट से आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाना है तो इतनी एनर्जी देनी है, तो ये तो होगी हमारी EAF। और यहां से यहां जाना है तो कितनी एनर्जी देनी है? बस इतनी देनी है, तो ये हमारी होगी EAB। तो इस टाइप से ग्राफ है। तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। हाँ, तो बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? ये एक रिलेशनशिप है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसके बीच में? रेट कांस्टेंट और हमारे टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। मतलब इफ हम टेम्परेचर को चेंज करें तो रेट कांस्टेंट किस टाइप से चेंज होगा, इसका रिलेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। समझ रहे हो बच्चों? आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। और इफ हम बोले इफ रेट कांस्टेंट को रिलेट कर रहा है टेम्परेचर से, तो डायरेक्टली किसको रिलेट कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो में हमने क्या पढ़ा? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू समथिंग 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 ना, कंसंट्रेशन। तो मतलब रेट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेट कांस्टेंट। इफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एक टाइप से ये टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का
रिलेशन भी बोल सकते हो, बट मैथमेटिकली बात करें तो फॉर्मूला है k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea बाई आर। चलो इसको बात करते हैं। k क्या है हमारा? k है हमारा रेट कांस्टेंट। ये हमने बार बार यूज किया, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने। क्या है ये? क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सॉरी लिखना भूल गया ना। ये क्या है हमारा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। आर क्या है? आर है हमारा रियल गैस कांस्टेंट। आपको पता होगा जो रियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है ये डिफरेंट क्वांटिटी के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहां में जो हम आर की वैल्यू यूज करेंगे वो यूज करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्यों? क्योंकि आर किसके डिवाइड में? एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी किसमें होती है? जूल में। तो हमको वैल्यू वो लेनी है जो किसमें हो? जूल में हो ना। आपको याद होगा हम पास्कल में कुछ और वैल्यू लेते थे ना, एटीएम में कुछ और लेते थे। जूल में कितनी लेते हैं? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आर की वैल्यू आपको याद करनी है। टी क्या है? टी है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर गिवन होगा वही हम ले लेंगे। ए क्या है? ए आर्हेनियस कांस्टेंट। और ये क्या? e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। ये क्या? एक्सपोनेंट है। और ये एक्सपोनेंट के सामने है तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ही बोलते हैं या प्री एक्सपोनेंट कांस्टेंट ही बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका? आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसी को हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन व्हिच रिलेट्स द रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट को किससे रिलेट कर रहा है? टेम्परेचर से। ठीक है, तो टेम्परेचर में डिक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, या टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो के पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आप सोचिए, अच्छे से सोचना बच्चों। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हमने क्या किया? कम किया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर तो डिवाइड में है और इस डिवाइड वाली क्वांटिटी को हम कम करें तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट ये इंक्रीज तो हुआ, बट इसके आगे क्या है? नेगेटिव। इफ माइनस में कोई नंबर बड़ा हो रहा है, लाइक पहले -3 था, -5 हो गया, मतलब एक्चुअली में वो नंबर क्या हो गया? छोटा। तो इस नेगेटिव साइन के साथ देखा जाए तो ये क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज हो गई। जब हमने टेम्परेचर कम किया तो ये जो सर्कल में मैंने बनाया ये इंक्रीज हुआ, बट आगे माइनस है तो वो क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इफ पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। पावर क्या हो रही है? कम हो रही है किसी भी की, तो एक्चुअली में क्या होगा? वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ई की पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझे बात को? इफ टेम्परेचर को कम करोगे तो रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट कम होने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। सिंपली बोले तो इफ आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये हमको कौन बताता है? ये हमको आरएमएस इक्वेशन बताती है। चलो इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो हमारी आरएमएस इक्वेशन है k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ea बाई आर टी ना। तो अब हम क्या ले लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं नेचुरल लॉग ना। नेचुरल लॉग मतलब log बेस e, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? ln ना। तो यहाँ दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं? ln। तो ये हो गया हमारा ln k इक्वल टू ln a इंटू ई टू द पावर माइनस ea बाई आर टी। अब यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। ये हमारा a रहा, ये हमारा b, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। तो ये हो गया हमारा ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। अब log की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? आगे आ जाती है ना। तो ये हो गया ln k इक्वल टू ln a माइनस e बाई आर टी ln e। अच्छा बताओ बच्चों, बताओ ln e की वैल्यू क्या होती है? ln e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हमने एक प्रॉपर्टी याद कर रखी है, log a टू द बेस a। इफ ये दोनों सेम हो जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ e है
और ln का तो बेस ही क्या होता है बच्चों, ln का तो बेस ही क्या होता है, e होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो एक्चुअली में हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, ln k इक्वल टू ln a माइनस e बाई rt। कैसी इक्वेशन है, लीनियर बना सकते हैं हम इसको, ऑब्वियसली ना, पावर क्या है 1 है, हम इसको लीनियर बना सकते हैं। बट हमको ढूंढना है वेरी कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, किसको हम वेरिएबल लें। तो क्या आपका k चेंज हो रहा है, हाँ हमने यही तो बोला k चेंज हो रहा है, किसके साथ, टाइम टेम्परेचर के साथ ना। तो एक तो हमारा k चेंज हो रहा है, एक हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाकी क्या है कांस्टेंट है। तो मतलब इसको ln k कौन सी एक्सिस में ले लेते हैं, y में। टेम्परेचर तो डिवाइड में है, तो हम डिवाइड में तो ले नहीं सकते, तो इसको e बाई r इंटू 1/t सपोज कर लेते हैं ना। ये बाई आर टी को क्या लिख सकते हैं, ये बाई आर इंटू 1/t, और ये 1/t को हम लोग क्या मान लेंगे x। x के साथ वाला क्या होता है m, और जो mx के साथ ऐड होता है वो क्या होता है c ना। तो ग्राफ बना देते हैं ना, जल्दी से बना देते हैं। किस किस के बना रहे हैं, y एक्सिस में कौन है हमारा ln k, x एक्सिस में कौन है हमारा 1 टेम्परेचर ना। इंटरसेप्ट कैसे है, log a, कैसे है पॉजिटिव। तो मतलब ग्राफ कहीं यहां कट करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी ln। स्लोप कितना है माइनस e बाई आर, माइनस e बाई आर, स्लोप कैसा है नेगेटिव है, एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस e बाई आर। समझे बच्चों, स्लोप कितना हो गया माइनस e बाई आर, ये ग्राफ हो गया। और अब आपको फिर से याद आना चाहिए, हमने बोला है हमारे पास ln को सोल्व करने के टेबल नहीं है। हम सोल्व किस में करते हैं, हम सोल्व ऑलवेज करते हैं बेस 10 में, log में सोल्व करते हैं। तो ln को log कैसे बनाते थे, ln इक्वल टू 2.303 log, तो इसमें ln की जगह क्या पुट कर देंगे 2.303 log, 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस e बाई rt। अब 2.303 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन होगी log k इक्वल टू log a माइनस e बाई 2.303 rt। आप चाहें तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल ही है, कोई टफ नहीं है। y एक्सिस में क्या ले लेना log k, x एक्सिस में क्या है हमारा 1/t, इंटरसेप्ट कितना है log a, स्लोप नेगेटिव है और कितनी है स्लोप की वैल्यू, स्लोप इक्वल टू माइनस e डिवाइड बाय 2.303 r। तो आपको याद होगा जब हमने कुछ दिन पहले ग्राफ बनाए थे, तो मैंने बोला था ln और log का ग्राफ बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, ln की जगह सिंपली log लिखो और करो क्या, जो स्लोप है उसमें 2.303 का डिवाइड कर दो। तो बच्चों हमारी इक्वेशन होगी है log k इक्वल टू log a माइनस e बाई rt, और ये इक्वेशन आपको याद करनी है, ठीक है। इसको हमने डिराइव कर लिया, इसको आपने याद करना है। और हमने जो बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा k इंक्रीज होगा, उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिवाइड वाला नंबर क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये माइनस होने वाला नंबर कम हो गया, माइनस होने वाला नंबर कम हो गया, अब हम कम माइनस कर रहे हैं, मतलब वो नंबर क्या हो गया बड़ा हो गया है, मतलब log k क्या हो गया इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो log k भी क्या होगा इंक्रीज होगा, मींस log k भी क्या होगा, मींस k भी क्या होगा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। चलो हम इससे एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं। हम क्या करते हैं T1 टेम्परेचर पे log कांस्टेंट की वैल्यू मान लेते हैं K1, T1 टेम्परेचर पे log कांस्टेंट क्या है, सॉरी रेट कांस्टेंट क्या है K1, और T2 टेम्परेचर पे हमारा रेट कांस्टेंट क्या है K2। चलो पुट करते हैं, अब सोल्व करते हैं। log K2 इक्वल टू log A तो कांस्टेंट हमारा, ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। हमने बोला था स्टार्टिंग में ही सेकंड लेक्चर में बोला था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ओनली किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है जब तक हम टेम्परेचर चेंज ना कर दे, तो जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। log A तो कांस्टेंट है, माइनस E A एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी, R चेंज होगा, बट टेम्परेचर हो गया T2। ओ 1 नहीं पुट किया ना, चलो 1 पुट कर देते हैं। log K1 इक्वल टू log A माइनस E A बाई R T। तो ये हमारी इक्वेशन 1 मान लो, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी 2 हो गई। अब हम क्या कर देते हैं 1 माइनस 2 से, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा log K2 माइनस log K1
इक्वल टू log a माइनस log a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब ये बाई आर T1 तो प्लस का हो गया और ये हमारा माइनस रह गया ये बाई आर T2। ठीक है, नहीं तो आप पूरा अच्छे से माइनस करके कर सकते हैं, ये जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, log a माइनस b, log a माइनस b क्या होता है log a डिवाइड बाई log b, तो ये क्या हो जाएगा log k2 डिवाइड बाई k1, और यहां से हम ये बाई आर को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा ये बाई आर क्या आ गया कॉमन आ गया। अच्छा बच्चों सॉरी 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 एक चीज बोल रहे हैं, फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, क्या था फॉर्मूले में यहाँ क्या है 2.303 हो, सॉरी ठीक है, ये फॉर्मूला क्या था log k इक्वल टू log a माइनस a डिवाइड बाय 2.303 आ गया, तो यहाँ पे भी एक टर्म है कौन सी 2.303, यहाँ भी 2.303 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2.303, ठीक है, तो यहाँ सब जगह 2.303 था, तो यहाँ भी क्या होगा ये बाई 2.303 आर फॉर्मूला ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा log k2 बाई k1 इक्वल टू ये बाई 2.303 r, ये हो गया हमारा T1 T2 और ये हो गया हमारा T2 माइनस T2, तो ये हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, आपको कोई भी वेरिएबल दे देगा और बाकी पूछ लेगा, फॉर एग्जांपल आपको बोला K1 के लिए सॉरी T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट है K1, बताओ T2 टेम्परेचर पे क्या है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, या फिर आपको K1 K2 T1 T2 सब दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करा लेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास। एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है कि इफ हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर दे, टेम्परेचर को क्या कर दे 10 डिग्री राइज कर दे, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट डबल हो जाती है, ठीक है, एक्चुअली में तो होती तो 2 to 3 टाइम्स है, बट मैक्सिमम रिएक्शन में डबल होती है, तो हम बोल देते हैं अप्रोक्सीमेट क्या हो जाती है डबल हो जाती है। मतलब एक टेम्परेचर है मान लो तुम्हारा T, इसमें तुमको रेट कांस्टेंट पता है K, अब इस टेम्परेचर में तुमने 10 डिग्री का राइज कर दिया, तो इस टाइम पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा 2K हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। अच्छा कॉन्सेप्ट है समझो बच्चों, ये टेम्परेचर T है तो रेट कांस्टेंट क्या है K, और ये 10 डिग्री राइज कर दिया तो कितना हो गया डबल हो गया, ठीक है, पर मोर करेक्ट ये होगा इफ हम बोले डबल से ट्रिपल हो जाता है, 2 से 3 टाइम्स हो जाता है, और ये जो हम 2 बोल रहे हैं या 3 बोल रहे हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्या है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T plus 10 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, हमने ही तो बोला T plus 10 करेंगे तो डबल होगा, तो स्टार्टिंग में क्या था K था, इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 होता तो 3 आ जाता, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लेना बच्चों। इफ टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज करें तो रेट कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ठीक है, कभी कभी 3 टाइम्स भी होता है, उसके लिए हम कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T plus 10, T plus 10 में जो रेट कांस्टेंट है उसमें डिवाइड करेंगे रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके बीच में लाई करेगा हमारे 2 से 3 के बीच में, और मैक्सिमम टाइम क्या होती है रिएक्शन हमारी डबल होती है, मैक्सिमम टाइम तुम्हारा ये आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.